Hello students, yesterday we have started our chapter number 10 of physics, that is gravitation. So हमने उसमें अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी चीज़ें पढ़ भी ली थी कि न्यूटन ने क्या कहा था अबाउट ग्रेविटेशन एंड किस तरीके से उनकी स्टोरी सामने आई, क्या थी उनकी स्टोरी एप्पल को लेकर। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा था और उन्हीं से उनके दिमाग में ये थॉट आया कि वो एप्पल नीचे अर्थ पर ही क्यों गिरा। इसका मतलब ये है कि अर्थ ने क्या किया, उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा अर्थ के थ्रू, जिसकी वजह से एप्पल क्या हुआ, नीचे की तरफ गिर गया। तो न्यूटन ने सिर्फ यही चीज़ नहीं बताई थी, उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि ऐसा कुछ भी हमारे जो यूनिवर्स है उसमें सभी चीज़ें, जैसे कि स्काई डाइविंग हो गई, बंजी जंपिंग हो गई, या आप जंपिंग करते हो तो क्या होता है कि अल्टीमेटली आप नीचे की तरफ ही गिरते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, नीचे ही आती हैं। सो उन्होंने यही बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, कि हमारा जो यूनिवर्स है तो उस यूनिवर्स में सभी जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं वो एक सर्टेन फोर्स लगाते हैं और अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स को लेकर उन्होंने बात की कि इसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सल लेवल पे बात करते थे, वो सिर्फ अपनी अपनी नहीं कि हमारा सोलर सिस्टम या हमारा प्लैनेट या हमारा ये इस तरीके से वो नहीं बोलते थे, वो सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पे बात करते थे, सभी के लिए बात करते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस सेंटेंस में यही बोला था कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सभी आपस में एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि सभी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर और वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक पेन ये है और एक पेन ये है, ठीक है, ये दो पेन मैंने आप यहाँ पर लिए हैं, तो अगर ये पेन इस पेन को अट्रैक्ट करेगा और ये ब्लैक वाला पेन ब्लू पेन को अट्रैक्ट करेगा तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, जैसे ये पेन इस पे फोर्स लगाएगा और ये पेन इस पे फोर्स लगाएगा तो ये दोनों क्या होने चाहिए, कोलाइड करने चाहिए, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से सिर्फ पेन की बात नहीं है, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें होती है। अगर ऐसा होने लग जाए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करने लग जाए तो वो क्या होगा, आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे। जैसे कि अर्थ और सन का कोलिजन हो जाएगा, जितने प्लैनेट्स हैं आपस में क्यों नहीं मिल जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है उनके बीच में कोलिजन क्यों नहीं होता। अगर वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो ये कोलाइड क्यों नहीं करते, सोचने वाली बात है। सो प्रीवियस चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ा था कि अर्थ हम पे क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है अर्थ हमारे ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो हम भी तो बदले में उनके अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम वो एक्शन फोर्स लगाता है तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज दिस कि अगर अर्थ हमारे ऊपर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है तो हम भी तो हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ हमारे पास क्यों नहीं आ जाता, है ना, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अर्थ हमारे तरफ क्यों अट्रैक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर फर्क क्या आ जाता है दोनों के मासेस का, कि जो हमारा मास है, जो हमारा मास है वो अर्थ के मास से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता है। ठीक है, कि अर्थ हमारी तरफ नहीं अट्रैक्ट हो पाता है। तो देखा हमने कि अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो एक्सेलरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और एक्सेलरेशन बहुत कम। ठीक है, मतलब हम अगर अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक्सेलरेट नहीं कर सकती, क्योंकि मास उसका बहुत ज्यादा है। मतलब कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, किसके, मास ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, तो इसको अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, की फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो
जितना ज्यादा मास कम होगा, मतलब जितना ज्यादा मास कम होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और मास जितना कम होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो मास कम होगा और एक्सेलरेशन कम होगा तो मास ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हो। तो जिसका मास होगा ज्यादा तो एक्सेलरेशन होगा बहुत ही कम, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है, ठीक है। हमने बुक में पढ़ लिया था इसको कल। तो अगर हम न्यूटन का स्टेटमेंट माने तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो इसलिए वो एक्सेलरेट होकर हमारी तरफ नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आता है। इस कॉन्सेप्ट को हमने मान लिया क्योंकि मासेस क्या हैं, दोनों के डिफर हैं। बॉडी का मास कंपैरेटिवली बहुत कम है और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि अगर दो कार्स आपस में जा रही है रोड पे, सेम मास है, सेम सब कुछ सेम है, तो क्या वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं। तो हमने एक बेसिक एग्जांपल पढ़ लिया बॉडी का और अर्थ का। तो इस चीज को तो हमने समझ लिया कि डिपेंड ऑन देयर मास, कि मास कम है इसलिए वो एक्सेलरेट कर रही है और मास ज्यादा है तो वो इसलिए एक्सेलरेट नहीं कर रही है। बट अगर हम सेम मास के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसको भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मासेस के तो समझ में आ गया, बट अगर सेम मासेस के ऑब्जेक्ट होंगे तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर न्यूटन इसमें यहीं पर आके स्टॉप नहीं हुए हैं, उन्होंने आगे भी काफी चीजें बताई और एक लॉ दिया, उन्होंने एक लॉ भी दिया जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको कहा गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, जो कि न्यूटन ने दिया था और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। उन्होंने क्या बताया, everybody in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका मतलब क्या बताया उन्होंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जो हमने अभी पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि द फोर्स विच विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही उन्होंने वैल्यू बताई, जो हम उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी उसी की उन्होंने वैल्यू बताई इस लॉ में, कि वो किस चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को उन्होंने इस लॉ में डिफाइन किया। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने जो लॉ दिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको समझते हैं क्या कहा उन्होंने एक वैल्यू दी जिससे कि हम इस पूरे लॉ को समझ सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट बी। इसका जो ए ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m1 एंड बी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या बताया, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लुक, उन्होंने बोला कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के, ठीक है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मास कितना है m1 मल्टीप्लाई m2, ठीक है। तो हमने पहली स्टेटमेंट तो लिख दी कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। आगे उन्होंने क्या कहा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर r, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा है, ठीक है। तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स।
तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये न्यूटन ने इस स्टेटमेंट को समझाया था इस फॉर्मूले से, जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो स्टूडेंट्स इस चीज को एक और तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये था और डिस्टेंस क्या था r। तो अगर हम इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा दूर कर देंगे, चलिए छोड़िए इसको हम नहीं समझते, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि एक मैग्नेट है, ठीक है, और एक आयरन नेल है। ठीक है, सबको पता है कि जो आयरन नेल है वो मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होकर चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि ये आयरन लिया है और ये एक मैग्नेट है, तो अगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो मैग्नेट है वो आयरन नेल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए। तो अगर हम इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देंगे, मतलब इसको और दूर दूर कर देंगे, तो जो फोर्स है वो एक्सर्ट नहीं हो पाएगा आयरन नेल पे और आयरन नेल उसको उसके ऊपर आके चिपक नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे हम तो फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पाएगा उस आयरन नेल पे, और जब डिस्टेंस हम धीरे धीरे कम कर देंगे, मतलब दोनों को जब पास में लाएंगे तो फोर्स एक्सर्ट करेगा और आयरन नेल जाके इस पे चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को इसी एग्जाम्पल को हम इस फॉर्मूले से समझते हैं कि मैंने क्या बताया कि जब डिस्टेंस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम एक्सर्ट होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही है कि वो क्या करता है, अपोजिट होता है। अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम एक्सर्ट होगा। इसको आप आयरन नेल वाले एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी जो फॉर्मूला निकाला है उसको किस तरीके से बनाया गया है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि जो फोर्स होगा दो बॉडीज के बीच में वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा उनके मासेस का। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट का। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, तो मास m1 m2 जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड, इसने स्टेटमेंट दी थी कि जो फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली किसके होगा, इन दोनों के बीच के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। तो इनवर्सली मतलब 1/r², डिस्टेंस कितना है r, स्क्वायर का मतलब r²। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डायरेक्टली होता है तो सामने लिखते हैं, इनवर्सली होता है तो 1/डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, देन कंबाइन बोथ इक्वेशन। जब हम बोथ इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है G, कैपिटल G। ठीक है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कैपिटल G से लिखते हैं। तो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाई m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है ये बन गया है, और G को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कि ये कांस्टेंट होता है जिसको हम इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला बना है ये पूरे यूनिवर्सल का मतलब ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। कहीं भी कुछ भी कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा तो ये G की जो वैल्यू है या ये जो फॉर्मूला है हमेशा यही एप्लीकेबल होगा, यही यूज होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स एंड इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, अब SI यूनिट ऑफ G, इस G की जो SI यूनिट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो यहाँ पर आप G की SI यूनिट खुद से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, G को यहाँ पर रखा, r² इधर चला गया, ठीक है, F के साथ मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ गया m1 m2। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, G इज इक्वल्स टू F इंटू r² डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब F क्या है, फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, r² मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किस में लिखते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर हम
ऊपर वाले की यूनिट क्या हो गई न्यूटन, आर की मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब m1 और m2 क्या है मासेस, तो मास का क्या होता है यूनिट किलोग्राम, तो यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मासेस 2 हैं तो केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। और इस जी के कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको आप लर्न कर लो, रट लो, जैसे मर्जी याद कर लो, क्योंकि अब जितने भी न्यूमेरिकल्स आप करोगे उसमें ये वैल्यू आपको हमेशा यूज होगी। ठीक है, तो बार बार पढ़ने पलटने से अच्छा ये है कि आप इस वैल्यू को अच्छे से लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये वैल्यू इम्पॉर्टेंट है और हर फॉर्मूले में आपको ये यूज करनी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं सारा हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसमें हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं। और जो फोर्स लगाया जाता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन ने दिया था और इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। उन्होंने बताया था कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया वो ये है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लिखते हैं कैपिटल G, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके।